हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर थर्ड होगा ग्रेविटेशन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड होगा। तो पहले के जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने कैप्लर लॉ को कवर किया, बेसिक कंसेप्ट को कवर किया, ग्रेविटेशन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इस लेक्चर में भी हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड एक होमवर्क दिया था। चलो अपन देखते हैं। ठीक है। तो हमने समझा था लास्ट में कि न्यूटन्स लॉ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन फाइंड करना सीखा। ठीक है। क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू, वो अपन ने देखा। ठीक है। तो अपन अपन देखेंगे अभी कि स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि जी का वैल्यू चेंज कहाँ करता है, क्या होती है जी बेसिकली। ठीक है। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, अपन मास है उस पे, मास में मास है, तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके कारण उस पे एक एक्सेलरेशन भी होगा। और उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक अर्थ किसी भी मास पे फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण उस मास पे जो एक्सेलरेशन आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, the motion of the force acting on a body result acceleration, and this acceleration is known as acceleration due to gravity, and this is called acceleration due to gravity। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और ये g का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अपन निकालना भी सीखेंगे कि कैसे आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज मानो कि आप अगर इस अर्थ पे हो, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज रेडियस, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और आप यहाँ पे बिल्कुल इसके सरफेस पे खड़े हो, ये आप मास, आप एम, और ये मास ऑफ द अर्थ क्या है? ठीक है। तो आप पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा? अगर फोर्स निकालना है तो अपन क्या बोलेंगे? एफ इक्वल टू जी, कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज आपको नहीं पता है बट मैं आपको बता दूंगा। मास ऑफ द अर्थ क्या लिखेंगे? 6 × 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? 6400 किलोमीटर, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं? 6.4 × 10⁻³ मीटर्स, 10⁻6 मीटर्स। ठीक है। ये वैल्यूज मैं आपको दे दिया। अब अगर आप पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो अगर फाइंड करना है तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो फोर्स हो जाएगा ये वैल्यू। लेकिन अगर आप पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? m × a इक्वल टू जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बटा आर। एम से एम कट हो गया तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा? जी एम बटा आर स्क्वायर। और इसी एक्सेलरेशन को अपन क्या लिखते हैं बाद में? स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी एम बटा आर स्क्वायर। हर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, जैसे मैं, एक मेरा वेट सपोज 70 kg है, आपका वेट सपोज 60 या 50 kg है। ठीक है। तो अगर आपको आपका वेट दिया हुआ है, तो जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आपके वेट पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, उसके मास पे डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो वेट आएगा वो किसके डिपेंड करेगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। उसके कारण जो वेट आती है किसी भी बॉडी की, वो क्या होती है? एम इंटू जी। तो मास अगर आपका कांस्टेंट है, जी तो अलग अलग जगह अलग हो सकती है, तभी अपन इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, वेट क्या होती है। ठीक है। अब ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी, इसका एक डायरेक्शन भी। और डायरेक्शन अगर अपन बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। मान ले ये बंदा यहाँ खड़ा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर में। तो इधर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। इस कलर से अगर नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ, तो व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो इधर मेरा हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, एक सेकंड, इधर हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन।
फोर्स भी इधर, और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्स इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, चलो। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा कि अर्थ के सरफेस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे होता है। देखो, अब अर्थ आपको पता है, सपोज ये मान लो अर्थ है हमारा, दिस इज रेडियस। ठीक है, अर्थ क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन के कारण क्या होता है, इसके कारण इस पॉइंट पे एक फोर्स लगता है। मान लो आप वो पार्टिकल हो, आप अगर वो पार्टिकल हो, ठीक है, स्मॉल एम, और ये ओमेगा से घूम रहा है ये रेडियस, तो आप पे फोर्स क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर की डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स लग जाएगा। तो अगर इस जगह पे फोर्स लग रहा है, कोई पार्टिकल अगर पोल पे मान लो यहां खड़ा है, आपको यहां लेके चले गए नॉर्थ पोल पे। ठीक है, तो अब नॉर्थ पोल पे ये भी तो घूम रहा होगा, लेकिन यहां पर जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस से उसकी कोई दूरी ही नहीं रही। तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो अर्थ इसको सेंटर में खींच रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई भी अदर फोर्स उसको कैंसल आउट नहीं कर रहा है या फिर उसको अपोज नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ध्यान दो, वो क्या हो रहा है, जो फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसीलिए अर्थ के हर सरफेस पर जो पॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे क्या होती है, वैल्यूज अलग होती है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, चेंज एवरी पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो जो अगर अपन बात करें तो ध्यान दो, यहां पे सबसे कम आ रहा है फोर्स, तो फोर्स जीरो नहीं होता है, एक्स रोटेशन के कारण फोर्स जीरो होता है। तो अपन फोर्स ड्यू टू रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम बटा, ठीक है, जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। तो जो अगर अपन बात करें ड्यू टू रोटेशन, तो यहाँ पे कितना फोर्स, वहां पे अगर बात करें कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, मान लो ये ए दे देते हैं, दिस इज दी पॉइंट। तो ए पे नॉर्मल रिएक्शन एट ए क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर, दैट इज सी एम स्मॉल एम बटा आर। लेकिन अगर सेम नॉर्मल रिएक्शन एट बी पे पता करें, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, वो क्या हो जाएगा, एन। अब देखो, एन ऊपर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कुछ कम आ रही है, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज्यादा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना भाई, अब तो मेरा ये जी में। तो देख, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ फील होती है, पोल पे फील होती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जी फील मैक्स। और यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर। यहाँ पे क्या हो जाता है, जी फील्स मिनिमम। अब देख, तेरे को इतना तो समझ में आया कि इक्वेटर पे क्या आ रहा है, जी की वैल्यू मिनिमम आ रही है ड्यू टू रोटेशन, और ऊपर में क्या आ रहा है, ड्यू टू रोटेशन उसकी जी की वैल्यू ज्यादा हो रही। ठीक है, आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा चंद्रयान 3। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपने स्पेस लॉन्च या फिर रॉकेट लॉन्च से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, तो जो भी लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ से लॉन्च किया जाता है, इक्वेटर के पास से लॉन्च किए जाते हैं। इक्वेटर से पास से लॉन्च होने से क्या फायदा होता है, जो अर्थ का रोटेशन है वो भी क्या करता है, उस रॉकेट लॉन्च में हेल्प करता है। ठीक है,
तो जो भी अर्थ, इसीलिए आप कभी सुनना देखना अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, जो कंट्रीज जितने पोल्स के पास होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज को अपना सैटेलाइट, अपना रॉकेट लॉन्च करने के लिए हायर करते हैं, या फिर हायर कंट्रीज को नहीं, उनके स्पेस स्टेशन को हायर करते हैं, मतलब उनके रॉकेट लॉन्च स्टेशन को हायर करते हैं। जिससे क्या होता है, वो अगर कंट्रीज इक्वेटर पे, सपोज जैसे हम इंडिया है, हम ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास है, अपन टॉपिक का ऊपर में है थोड़ा सा, बट फिर भी, लेकिन जैसे ग्रीनलैंड है, ठीक है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, ग्रीनलैंड तो बहुत ऊपर है भाई, उसको रॉकेट लॉन्च करने में प्रॉब्लम आएगी, तो ग्रीनलैंड क्या बोलेगा, भाई इंडिया भाई, अब मेरा एक रॉकेट लॉन्च कर दो, हम आपको कुछ पैसे या फिर कुछ अपन एक रिलेशन करते हैं जिससे हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो, तो वो क्या करते हैं, इंडिया से रॉकेट लॉन्च करवाते हैं, और वो रॉकेट लॉन्च होता है easily। ठीक है, क्या आपने सुना है कोई रॉकेट लॉन्च हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, कोई रॉकेट लॉन्च दिल्ली से हो रहा है, तो रॉकेट लॉन्च कहाँ से होता है, चेन्नई से होता है। ठीक है, क्यों चेन्नई से होता है, क्योंकि वो पार्ट कंपेरेटिवली सुटेबल है, और भी अदर क्लाइमेट्स को देखे, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मान लो रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है, और वो रॉकेट लॉन्च जाके कहीं हमारे पड़ोसी पे गिर गए, तो दिक्कत आ जाएगी ना भाई। तो रॉकेट कहाँ जानी चाहिए, जैसे अगर खराब भी हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग लॉन्चिंग, तो कहाँ, समुद्र में गिरनी चाहिए, जिससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो रॉकेट लॉन्च होती है जनरली इक्वेटर के पास होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज अलोंग द सर्फेस। इसीलिए हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती है, चेंज होती है अलोंग द सर्फेस। आंसर इज नो। जी क्या कांस्टेंट रहेगी, नो, सेम नहीं रहेगी। रीजन क्या है, द रीजन द शेप ऑफ द अर्थ और नॉट, ठीक है, एग्जैक्टली स्फेरिकल, ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो हेल्प। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द अर्थ हैज डिफरेंट समवेयर प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह, ड्यू टू रोटेशन अर्थ बबल्स द इक्वेटर एंड फ्लैटर। ठीक है, एंड एट पोल्स, पोल्स के डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लैटर होती है, मतलब अर्थ ऐसा गोला एग्जैक्ट नहीं होता, देख कैसा होता है, देख थोड़ा सा अगर तू इसको ऐसे करेगा ना, थोड़ा सा ऐसे चपटा कर ले, थोड़ा सा इधर से भी चपटा कर ले, ऐसे तो ऐसा चपटा टाइप का समझ। ठीक है, ऐसा रहता है। चलो, उसके बाद जो जी का वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है जी की, जी की वैल्यू होती है 9.82, और वो कहाँ होती है, पोल्स पे होती है। और जैसे ही अपन पोल से नीचे के डायरेक्शन में आते हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होते होते कहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कितनी आ जाती है, 9.78। 9.78, तो अपन अब जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 9.78, और जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा भाई, 9.832। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यूनिट्स ध्यान में रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी मैक्स की वैल्यू, जी मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन देखें, चेंज ड्यू टू हाइट, तो देखो हाइट के साथ क्यों चेंज करेगी जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू जो है हाइट के साथ चेंज होती है। अब अपन अगर समझेंगे कैसे चेंज होती है, ध्यान देना, ये अर्थ, ये आर रेडियस, मान लो एक बंदा, तुम ही हो, तुमको मैं ऊपर लेके चला गया एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे लेके चला गया, तो बता तेरे पे फोर्स क्या लगेगा, तेरे पे फोर्स लगेगा इसके मास के कारण, तेरा कुछ एक मास होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा जी, ई एम, एम बटा, ठीक है, आर प्लस एच का, क्योंकि ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच, पूरी दूरी, एच का होल स्क्वायर। है जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आता है जी। ठीक है, चलो, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, आप पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, एम इंटू ए इक्वल टू जी, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसी ए को अपन क्या लिख देंगे, जी डैश लिख देंगे। ठीक है, जी डैश लिख दिया, एम से एम कट कर दिए, तो ध्यान देना, जी कैपिटल एम बटा आर, अगर कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + h बटा आर का होल स्क्वायर। आर, आर को क्या कीजिए, कॉमन निकालें, तो ध्यान दे ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, जी के बराबर बन जाएगा। ठीक है, जी के बराबर बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 +
एच बटा आर का होल स्क्वायर। तो देख, अगर तू देखेगा एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, और ये वैल्यू एक टाइम पे आके और डिक्रीज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जाते 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 जी की वैल्यू ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देख, अगर अपन अर्थ का रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर। लेकिन एक प्लेन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जस्ट अबव उड़ रहा है वो कितने हाइट पे फ्लाई करता है, 10 किलोमीटर पे। ठीक है, तो देख अगर तू ध्यान देगा इस पार्ट पे, एच बटा आर, तो 10/6400 किलोमीटर बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। तो जी की जो वैल्यू है मतलब एट द हाइट ऑफ व्हेन द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, वहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही चेंज करता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एट 6400 किलोमीटर एंड द चेंज ऑफ द वैल्यू इज ड्यू टू द इज नेग्लिजिबल, उसका क्या होता है, वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट लाइक मून एंड अदर थिंग, उसमें जी की वैल्यू क्या होता है, लार्ज चेंज होता है ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, चल, तो अगर अपन एक बार वापस आए यहाँ पर इस जगह पे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पढ़े यहाँ पे जी की वैल्यू अगर अपन देखें, तो हमारा जी का वैल्यू अगर क्या आ रहा था, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे जो जी का वैल्यू आ रहा था, दिस इज आवर जी का वैल्यू। तो अगर अपन इसको इक्वेट करते हैं, ध्यान देना, जी का वैल्यू क्या आ जाता है, बता जल्दी से, 6.67 × 10⁻⁻11 मार्क्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 6400, सॉरी, सिक्स इंटू 10⁻24, यहाँ पे लिख सकता है 6 × 10⁻24। और जो रेडियस है वो कितना बताया था, 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको तू कैलकुलेट करेगा, ठीक है, इसको तू कैलकुलेट कर एग्जैक्ट, तब अप्रोक्स वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देख ये जी का वैल्यू आ जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट करो। अब ध्यान दे, अपन अगर कहीं कहीं क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू को 10 भी यूज करते हैं, तो यूज करना है आप। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में जी की वैल्यू 10 दी भी रहती है तो आपको यूज कर लेना है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अपन देखेंगे और भी टॉपिक। तो अगर अपन जी की वैल्यू को 10 लेके कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चंस उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट और एक। अब देख, जस्ट अगर अर्थ सरफेस की बात करें, ठीक है, जीरो हाइट, हाइट में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। ठीक है, बहुत चेंज नहीं आती है। माउंट एवरेस्ट जो हमारे 8.8 किलोमीटर, मतलब 850 होता है एग्जैक्ट, ठीक है, 848। ठीक है, तो वहां पे अगर हाइट की बात करें तो वहां पे भी जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है। लेकिन जैसे ही अपन 36 किलोमीटर अबव चले जाते हैं, ठीक है, 36 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ मैन, ठीक है, अबाउट बलून, ठीक है, मेड बाय बलून, मैन मेड बलून, एक बलून जो आप क्या बोलते हैं उसको, हॉट एयर बलून। ठीक है, उसके थ्रू से किया गया, तो उसका कितना है वैल्यू, 9.76। ठीक है, और एक हाइट ऑफ अ टिपिकल आर्टिफिशियल वेदर सैटेलाइट वो कितने पे फ्लाई करता है, 400 किलोमीटर पे ट्रेवल करता है, वहां पे हाइट पे रहता है, वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 9.7। ठीक है, हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो रहती है वो कितने हाइट पे रहती है, बहुत ही दूर रहती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो कितना रहता है, 64,35700 किलोमीटर, 35,700 किलोमीटर पे रहती है, वहां पर जी की वैल्यू कितनी आती है, बहुत ही नेग्लेजेबल, 0.00225। ठीक है, लेकिन देख खत्म नहीं हुई, इतने भी हाइट पे चली गई खत्म, तो जो जी की वैल्यू वो खत्म कभी नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हर वक्त एक्ट कर रही है एक दूसरे के बीच में। हालांकि वैल्यू बहुत कम हो सकती है लेकिन फोर्स तो रहेगा। तो जी की वैल्यू जीरो नहीं होती, जीरो कहां पे होती है, इंफिनिटी पे होती है जी की वैल्यू। ठीक है, चल, अगर अपन डेप्थ के कारण देखें, ठीक है, डेप्थ के कारण अगर अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो वो भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज होते जाएगी, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, स्टिल सेंटर रहेगा। फोर्स भी क्या होगा, अगर जी चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज करेगा। ठीक है। तो अगर अपन यहां पर मास की बात करें तो मास तो उसका रिमेन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसा समझ, मैंने तेरा वजन मेजर किया, ठीक है, मैंने तेरा वजन मेजर किया, यहाँ पे 70 kg आया। तू बोलेगा सर नहीं सर मैं गलत मशीन है, ये सही नहीं दिखा रही है। तो मैं बोला कि ठीक है जा भाई घर जाके मेजर कर गया। अब तू बोला, तू सोचा कि नहीं यार सर को तो अब मेजर करके बताना है, तो मैं तूने क्या किया, तूने एक वेल मतलब गड्ढा खोल लिया बहुत लंबा। अब तू नीचे गया, कितने किलोमीटर नीचे, 36, बहुत नीचे चला गया। अपन ने अभी वैल्यूज बताई है, ठीक है, तो काफी नीचे चला गया, मान लेते 50 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोल लिया। ठीक है, अब वहां जाके मेजर करेगा तो जी की वैल्यू क्या है, कम आई। तो तेरा वेट का रीडिंग क्या है, कम आया। अब वेट का रीडिंग अगर कम आया, तुम अब तू मेरे को वो रीडिंग लाके दिखा, देखो सर कम आई। तो अब कम क्यों आई, क्योंकि जब तू नीचे गया तो नीचे जाने के कारण उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाने के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी घट गई, और ग्रेविटी घट गई, तेरा वेट का रीडिंग कम आया। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी चेंज व्हेन यू गोज इनसाइड द अर्थ? विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी चेंज? नो, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करेगी, ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगी। ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे तू नीचे जाते गया नीचे जाते गया, तो मान लेते हैं सपोज अपन इसी फिगर को अपन थोड़ा सा ना, ठीक है भाई, थोड़ा सा, अरे एक मिनट, चलो ठीक है थोड़ा मैनेज करना। मान लेते हैं ये अर्थ, अब तू क्या किया, तूने टनल लिया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे पतला सा टनल बना लिया। ठीक है। अब ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है। अब तू यहां तक गया तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे तू सेंटर पहुंचेगा तो देख, इधर वाले पार्टिकल्स तेरे को इस डायरेक्शन में खींचेंगे, इधर वाले पार्टिकल्स तेरे को इधर खींचेंगे, थोड़ा बहुत जो ऊपर भी पार्टिकल्स होगा उधर इधर। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा सेंटर पे। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। चार्ज लिख दिया, चेंज। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट, देख, मून जो होता है, कि अभी अपन अर्थ पे, ठीक है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो क्या कहते हैं, मून पे गए थे। अब मून पे गए तो मून पे लैंड किया, तो तुमने देखा होगा कुछ कुछ वीडियोस में मून पे काफी लोगों ने स्पेस रिलेटेड भी मूवीज देखी है। तो देखो जब अपन दूसरी जगह पे रहते हैं, मून पे रहते हैं, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट का अलग होता है। तो जो अगर मून की बात करें तो मून में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के 1/6 टाइम्स होता है, अर्थ के वैल्यू के 1/6 टाइम्स होता है, जिसके कारण मून पे, जैसे अगर मैं तेरा वेट यहाँ मेजर किया तो तेरा वेट क्या आ जाएगा, कुछ एक रीडिंग आया, लेकिन वेइंग स्केल को वहां जाके मेजर किया तो वो क्या आएगा, रीडिंग तेरा कम आएगा। ठीक है। तो मून पे फोर्स कम लग रहा है, तेरे तेरे ऊपर फोर्स अट्रैक्शन कम क्यों लग रहा है, क्योंकि मून छोटा सा है। ठीक है, वेट भी कम है, तो वहां पे जी की वैल्यू भी क्या आती है। ठीक है, चलो चलो। अपन अभी सीखेंगे मास क्या होता है और वेट क्या होता है, पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो मास होती है, पॉइंट लिखो सबसे पहले, व्हाट इज मास। ठीक है। तो मास क्या होती है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मास की जो ऐसा यूनिट होती है, मास को मेजर करते हैं किस वस्तु, किस चीज से मेजर करेंगे, जैसे तू दूध लेने जाता है तो क्या बोलता है भैया को, भैया 1 लीटर दो, 2 लीटर दो। तो ये मास को किससे मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, मास को किससे मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। एक सेकंड, किससे मेजर करते हैं, केजी में। एक सेकंड, ये चेंज कैसे होता है भाई, चेंज तो होता होगा। यस दिस इज, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये हाँ ये वाला। ठीक है। तो मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। ठीक है।
दूसरा अगर बताएं मास किस तरह की क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटीज अपन ने पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारा मास किस तरह का क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और मास की वैल्यू जो है कहीं चेंज नहीं करती है, हर जगह वही रहती है। तू अगर तेरा मास अगर अपन बताएं तो अर्थ पे भी वही रहेगा, मून पे भी वही रहेगा, जुपिटर पे भी वही रहेगा, मास की हर वैल्यू जो रहेगी चेंज नहीं करेगी। तो मास जो है प्लेस पे चेंज नहीं होता है, ठीक है, प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है। वेट, वेट किससे अगर डिफाइन करेंगे तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से खींच रहा है वही उसका क्या है, वेट, ठीक है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज वेट, ठीक है। तो अपन इसका डेफिनेशन ध्यान देंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने करके दिखाया, एम जी इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। जी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाता है स्मॉल जी का, चल जी क्या जी, एक सेकंड इसको चेंज करना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके, और जो अगर अपन यहाँ पे बात करें वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, होता है भाई ये भी, वेट को किसमें कैलकुलेट, वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन में उसको मेजर करते हैं। और वेट किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास एक डायरेक्शन भी है, साथ के साथ एक मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन कैसा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगती, हमेशा एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। जो वैल्यू होती है जी, वो हर प्लेस पे अर्थ पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर वी की जी की वैल्यू अलग अलग हुई, वेट हमारा क्या है, वेट इक्वल टू एम जी, मास इनटू क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां पर जो ग्रेविटी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी ना भाई। और जी अगर चेंज कर रहा है, स्मॉल जी प्लेस के साथ साथ चेंज कर रहा है, तो वेट भी तो चेंज करेगा। तो वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज नहीं करेगा, हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, अलाइन किया हुआ है, लिखो। दूसरा अगर पर देखें, what will be the weight remain constant as goes the surface of the earth, ठीक है। क्या बोल रहा है, will your weight remain constant as you go above the surface of the earth, अर्थ के ऊपर जा रहे हो तो क्या आपका वेट कांस्टेंट रहेगा। तो देखो मास तो रहेगा कांस्टेंट, वेट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान दे, लिखना सीखो ऐसे, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे लिखो, ठीक है। तो वेट क्या होता है, ये वेट जो होता है mg के बराबर होता है। वी नो द वेट ऑफ अ बॉडी is depend on mass and acceleration due to gravity, the product of mass and acceleration due to gravity. Your mass is remain constant as you goes above the surface, earth surface, but the value of g changes। अब g किस तरीके से चेंज होगा, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे as we go above the surface of the earth, earth g is decreases, जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। ऊपर जाएगा तो जी चेंज करेगा, और जी अगर चेंज किया देन योर वेट विल ऑल्सो डिक्रीजेस। इट मीन्स नो, योर वेट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, ठीक है। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉलर, एट अ टॉल लैडर, इफ द डिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या है उसकी 2r है, ठीक है। व्हाट विल बी योर वेट, अब सेंटर ऑफ द अर्थ से उसकी डिस्टेंस जो है 2r है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला लिख के दिखाया था। तो f क्या होता था, f अगर स्मॉल g डैश का वैल्यू क्या होता था, g डैश हो जाता था मेरा g अपॉन 1 प्लस r बाई एच का होल स्क्वायर। अब देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या 2r है, तो लेडर की भी हाइट क्या हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। r के बराबर अगर हो गई तो g बटा 1 प्लस r बटा r, ये कट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा g बटा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा g बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जो नया जी डैश है वो कितना आ रहा है, g बटा 4। तो जो तेरा वेट होगा, ठीक है, तो वेट अपन कैसे निकालेंगे, w डैश इक्वल टू m जी डैश, m मेरा क्या है सेम रहेगा, जी डैश क्या है g बटा 4, तो g बटा 4 तो mg किसके बराबर है, w बाय के बराबर, तो w बाय। ठीक है, तो जो तेरा नया वेट होगा उस लेडर पे चढ़ने उतने हाइट पे, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वेट से एक चौथा ही वेट हो जाएगा। सरफेस पे जो वेट आ रहा था रीडिंग, उसके कारण उसका क्या हो जाएगा एक चौथा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है चल, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। चलो, इफ इफ अ पर्सन वेट इज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है, उसके बाद हाउ मच वुड बी द हिज वेट ऑन द मून, गिवन that the moon mass is 1 by 8 of the earth, 1 by 81 of the earth, and radius दिया हुआ है 3.7 of the earth। ठीक है, अब किसी का वेट अगर 750 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, आंसर ऐसे लिख दो। ठीक है, तो वेट क्या दिया हुआ है, वेट इज दिया हुआ है 750। ठीक है, 750, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, एम जी इक्वल टू 750। ठीक है, तो इधर अपन 750 लिख दे रहे हैं, एम को एज इट इज रहने दे, जी क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद ध्यान दे, व्हेन द पर्सन वाज इन एट मून सरफेस, ठीक है, तो वेट अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेट एट या वेट ऑन मून सरफेस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मून मान लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू मून, वो क्या हो जाएगा, मास तो चेंज नहीं करेगा भाई, मास तो सेम रहेगा। अब वहां पे फोर्स क्या आ जाएगा, जी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी मून का वेट, और मून का वेट क्या है, अर्थ के वेट के 81 टाइम्स, 1/81 टाइम्स, तो अर्थ के वेट में 1/81 टाइम्स। रेडियस, रेडियस क्या बोला है, 1/3/7 टाइम्स, तो अर्थ के रेडियस के 3.7 टाइम्स, 1/3 1/3.7 टाइम्स। ठीक है, तो अगर अपन इसको अरेंज करके लिखते हैं, ध्यान देना, जी कैपिटल एम बता आर स्क्वायर, इस वाले डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा 3.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81, और यहाँ पे एक मास एम आ जाएगा। अब तेरे को दिख रहा है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट इसको रख सकते हैं यहाँ पर 3.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 इंटू 750। इससे आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट उसका वेट मिल जाएगा, वेट एट मून इज 3/7 का स्क्वायर बटा 81 इंटू 7। ठीक है, 750, इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके इसका आंसर लो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3.7 है उसका स्क्वायरिंग, उसका स्क्वायर दिया हो तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 81 को भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड दो, और 75 जो दिया हुआ उसको भी डिवाइड दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना है वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन द मून सर्फेस इज WM, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, और ये किस में आएगा, ये वैल्यू न्यूटन में आएगा, उसको ध्यान में रखो। वो वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन में, ये भी किस में होगा, न्यूटन में, ये भी किस में होगा, न्यूटन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन समझेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है। ठीक है, बुक का ही पार्ट है थोड़ा छोटा सा। ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने नहीं सुना होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने ये सुना है विजिबल वेव्स जो अपन देख रहे हैं, लाइट, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
एक्सरे सुना होगा, गामा रे सुना होगा, एक्सरे तो सुना है भाई सबने, ठीक है, यूवी रे सुना होगा जो सन से आती है, ठीक है। और जो जो पबजी वाले भी हैं या कोई फ्री फायर वाले, तो आपने इंफ्रारेड विजन सुना होगा, इंफ्रारेड रेज होती है, ठीक है। तो देख, तो ये जो रेज होती है, इनका एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, इनका एक फोर्स फोर्स नहीं मतलब उसमें एक एनर्जी होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट वेव्स है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आती है, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच जब एक जगह पर एक कोई स्पेस, ठीक है, उसमें मान ले एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के कारण क्या होगा, उस जगह पर अगर कोई और मैटर आता है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो उस पर लग रहा है, तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो एक वेव इमिट करता है। अब उसी वेव्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव। जैसे अपन बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल है ये अर्थ का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपन एक और रॉकेट को लॉन्च किया तो क्या होता है, रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाता है। तो उसी तरीके से एक ऑर्बिट पे उस पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे ऑर्बिट पे कुछ अलग फोर्स लगता है, तो धीरे धीरे धीरे, तो इसी तरीके से जो भी प्लेनेट है, जो भी मास है, सबका क्या है, एक फोर्स लगता है किसी भी मैटर के द्वारा, और वो क्या होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो अगर अपन इसको बताएं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, अलग अलग चीजों में प्रोमिनेंट करती है, ठीक है। तो काफी सारे साइंटिस्ट थे, तो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पहले किसने बताया था, ठीक है, आइंस्टाइन प्रिडिक्ट्स दिस एग्जिस्ट 1916। तो आइंस्टाइन ने बताया था इसको 1916 में, उस टाइम पे, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है यूनिवर्स का, ठीक है, वेरी वीक, द वेव्स आर वेरी वीक एंड डिफरेंट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। और वेव को अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे देख, तू भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, सब में मास है, तो क्या हम दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है? नहीं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली देखा कहाँ जाता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है उनमें, जैसे तू देखेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जुपिटर जो है, ठीक है, कोई भी हमारे मिल्की वे में अगर कोई भी एस्ट्रॉइड आती है या कॉमेट आती है, ठीक है, एस्ट्रॉइड आई, तो वो क्या करता है, जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जुपिटर इज मच मच बिगर एंड हैवियर देन अर्थ, ठीक है। तो जुपिटर क्या करता है, उसके ज्यादा मास होने के कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, सारी चीजों को खींच लेता है। तो जितने भी एस्ट्रॉइड आती है, अगर आ रही है मिल्की वे हमारे डायरेक्शन में, तो बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर जो भी एस्ट्रॉइड थे, या इधर जुपिटर या फिर सैटर्न में जाके टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का ही बहुत ज्यादा मास, सबसे बड़ा प्लेनेट इस यूनिवर्स का हमारा मिल्की वे में जुपिटर, ठीक है। जानते हैं, ये चीजें इंटरेस्टिंग है, आप डिस्कवरी चैनल में देखो या कहीं देखो, इनमें आपको दिखेगा ये। तो ये काफी मजेदार चीज है, ये आपको जाननी चाहिए कि जुपिटर में ही क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसलिए वो खींच लेता है, जिससे हमारा अर्थ प्रोटेक्ट रहता है। सपोज इस दिन हमारे सोलर सिस्टम में अगर जुपिटर नहीं रहता, तो जुपिटर नहीं रहता तो फिर उसके कारण काफी सारे एस्ट्रॉइड ऐसे हो सकते थे जो उस पे ना गिरने के बजाय आइधर हमारे नेबर प्लैनेट या फिर हम पे गिरते, ठीक है। या फिर हमारे जितने भी चीजें हैं, रोटेशन जो टाइम है वो बदल जाती, काफी चीजें चेंज हो जाती, ठीक है। तो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, सभी प्लैनेट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मान लो एक प्लैनेट को हटा देते हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम क्लोज चले गए हैं बहुत अर्थ के, ठीक है, जुपिटर भी हमें क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जुपिटर अगर नहीं अट्रैक्ट करेगा तो हम सन के क्लोज चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, तू देख, अगर तू एक सिंपल समझेगा कि अर्थ यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे सब ये, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, और उसके पीछे हमारा जुपिटर। तो जुपिटर क्या कर रहा है, अर्थ को अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में, और सन क्या कर रहा है, उसको अपने डायरेक्शन में खींच रहा है। तो अगर अपन जुपिटर ना खींचे तो हम स्लाइटली थोड़ा सा सन के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। और अगर थोड़ा बहुत भी मूव कर गए भाई, तो देख, सन इतना हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो अपन का क्या होगा, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा गर्मी में ही धुआं छूटने लगता है, सन के थोड़ा सा पास पहुंच गया तो भाई धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चल, दूसरा अपन समझेंगे फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल सीखेंगे क्या होती है फ्री फॉल, ठीक है। तो देखो, आपने काइनेमेटिक्स में थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ठीक है, क्या था थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला बताओ। V इक्वल टू यू प्लस ए टी,
सेकेंड क्या था, एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही था ना जी, यही था। चलो, तो अभी अपन इन्हीं तीन इक्वेशंस को यूज करेंगे एज अ काइनेमेटिक्स की तरह, और ग्रेविटेशन में रिलेट करेंगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।